नमस्कार। आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। वेबिनार का जो विषय है वो आप सभी जानते हैं। दूरस्थ संवेदन तकनीक से अवसाद के कारण जलाशय क्षमता में कमी का आकलन। ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है क्योंकि हम सभी वेबकोस के कर्मचारी हैं। मैं यहाँ डॉक्टर उदय रोमन परियोजना प्रबंधक हूँ। वेबकोस लिमिटेड भोपाल में कार्यरत हूँ और मैं जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो वेबकोस लिमिटेड उपक्रम है उसमें कार्यरत हूँ और हमारा कार्य मुख्य रूप से जल संग्रहण, जल संरक्षण, जल संधारण इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है। वजह इसकी कि हम लोग क्षेत्र में भी काम करते हैं, भी काम करते हैं। हम लोग कई क्षेत्रों में ऐसे काम करते हैं जिनमें कि वाटर रिसोर्सेस, वाटर सप्लाई, ये सारे विषय जो हैं महत्व के विषय होते हैं। आज जब हमारा जल शक्ति मंत्रालय मुख्य रूप से एक जल शक्ति अभियान से जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जल शक्ति अभियान का सभी पालन करें और आगे बढ़ें। उसके जो उद्देश्य हैं जल शक्ति अभियान के, उन उद्देश्यों के ये पूर्ति में अपना सहयोग दें। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारे देश में काम होना चाहिए। जल को संचय करना है और अपने कल को बेहतर बनाना है। ये मुख्य नारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जो हमारे मंत्री, हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जो हैं गणेश जी शेखावत जी, उनका भी यही नारा है और वो स्वयं इस चीज को हमारे लिए प्रेरित करते हैं, स्वयं बताते हैं कि हमें किस तरह से ये काम करना चाहिए और स्वयं भी जाते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सीएमडी साहब हैं, इन सभी के साथ में स्वयं अभियानों में शामिल होते हैं, चाहे वो जल स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो जल संरक्षण अभियान हो, चाहे वो जल संग्रहण अभियान हो। इन सभी में क्योंकि हमारे स्वयं जो लीडर हैं वो हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, बल्कि एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि हम इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाएं। आज का ये विषय लेने का अर्थ यही था कि अगर हम जल संरक्षण में इतना काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, हम चाह रहे हैं कि हम जल की कैपेसिटी बढ़ाएं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के थ्रू बढ़ाएं, हम चाह रहे हैं कि हम बूंद बूंद को बचाएं, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो संग्रहण क्षमता हमारे पास है, अवेलेबल है, जो संग्रहण क्षमता हमने रिजर्वायर्स में क्रिएट कर चुके हैं, हजारों रिजर्वायर्स हमने ऑल ओवर इंडिया बना चुके हैं, तो उस संग्रहण क्षमता को कम से कम हम बचा के रखें। उसको अगर संग्रहण क्षमता हमारी कम हो गई है तो उसका हम आकलन करें कि हमारी संग्रहण क्षमता कितनी कम हो गई है, जिसकी वजह से हमें आगे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो, उसके नियोजन में प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो टॉपिक है, आप जरूर कह सकते हैं कि ये जल संरक्षण से संबंधित टॉपिक ही हुआ, और चूंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है इसलिए ये तकनीकी संगोष्ठी या ये तकनीकी वेबिनार हमने चुना वेबकोस के माध्यम से, जिसमें कि हम आपको ये बताने जाएंगे कि किसी भी जलाशय की क्षमता का आकलन अगर करना हो तो वो किस तकनीक के द्वारा की जा सकती है। तकनीकी तो बहुत हैं, लेकिन मैंने आज के इसमें जो फोकस किया है वो तकनीक है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक। पहले तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन, छोटा सा प्रस्तावना देना चाहता हूं कि वाटर रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा जो कार्य है वो किस चीज का है, वो नदी का है। जल कहाँ से बहकर रिजर्वायर तक आता है, वो नदी के थ्रू रिजर्वायर में आता है, नदी बनती है, रिवरलेट्स बनते हैं और जलाशय में जाते हैं। उसके बाद जलाशय बनता है, उसकी कैपेसिटी तैयार होती है, कुछ वॉल्यूम तैयार होता है, स्टोरेज तैयार होता है। लेकिन जब स्टोरेज तैयार होता है तो उसी के साथ साथ उसके अंदर सेडिमेंट भी जमा होने लगता है। अब अगर सेडिमेंट जमा होता है तो सेडिमेंट जो क्या करता है, उसका
कैपेसिटी को एनक्रोच करता है, उस कैपेसिटी को कम करता है। अब क्षमता में जैसे कमी आ जाती है तो हमारा जो आकलन होता है वो पहले जो हमने आकलन किया होता है उस आकलन हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी क्षमता में कमी हो गई है। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी तकनीकी से, चाहे वो हाइड्रोग्राफिक तकनीक हो, चाहे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक हो, चाहे कोई एम्पिरिकल फॉर्मूले हों, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी जो हमने अनुमान लगाई थी, क्या वही कैपेसिटी है या चेंज हो गई है। होता ऐसा है कि हम इसको 50 साल के लिए रिजर्वायर बना रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद ही उसकी कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है या 20 साल बाद कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैपेसिटी में रिडक्शन आता है, कैपेसिटी में कमी आती है, क्षमता में कमी आती है। इसीलिए जो असेसमेंट करना पड़ता है, क्षमता का मूल्यांकन करना पड़ता है, उसकी कमी का मूल्यांकन करना पड़ता है, वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जिस हेतु ये रिजर्वायर बनाया है, उस हेतु को हम सर्विस नहीं दे पाते या उसको उपयोग में नहीं ला पाते। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एक नदी जो होती है वो यहाँ से पहाड़ों से शुरू होकर के इस तरह से बहती हुई चली आती है और इसके साथ साथ कई छोटी छोटी नदियां या कई छोटे छोटे नाले उसके अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं और नालों से वो छोटी नदी बड़ी नदी में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही ये नदी किसी डैम से मिलती है या हम मैनमेड कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो डैम जो है यहाँ पर एक छोटा सा पूल क्रिएट करता है, ये रिजर्वायर क्रिएट कर रहा है और ये रिजर्वायर हमारे आगे आने वाले समय में हमें काम आता है। मतलब ये रिजर्वायर हमें कई चीजों में काम आता है, जो क्योंकि ये भंडारण है, हमारी स्टोरेज क्षमता है, जिसको कि हमने स्टोर करके एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये सेम चीज जो वाटर साइकिल की तरह है, लेकिन हमारे रिजर्वायर साइकिल हम बता रहे हैं, जो कि बारिश होने के साथ साथ जैसे हमारा रिजर्वायर बनता है तो क्या कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये समझिए कि कैचमेंट है जिसमें कि पहाड़ हैं, जिसमें कि पहाड़ों पर बारिश होती है और वो बारिश जो है कैसे रिवर में कलेक्ट होती है। ये क्लाउड्स जो बनते हैं, जो जो क्लाउड्स हैं, आप सभी जानते हैं, मुझे वाटर साइकिल बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं और बहुत सारे जूनियर ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन सभी सिविल इंजीनियर्स हैं, सभी ने हाइड्रोलॉजी पढ़ी हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये वाटर साइकिल के थ्रू हमारे क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है तो ये बारिश कैचमेंट पे गिरती है, जो कैचमेंट स्राव क्षेत्र बोलते हैं उसको। स्राव क्षेत्र में जैसे ही बारिश गिरती है तो ये बारिश जो है सारे ढलानों पे गिरती हुई कुछ झरनों को क्रिएट करती है, कुछ रिवरल्यूट्स क्रिएट करती है, कुछ छोटे छोटे नालों को क्रिएट करती है, उसमें पानी बहकर निचली सतहों में जाना शुरू करता है। ये सारे नाले मिल करके एक छोटी नदी का निर्माण करते हैं। छोटे बड़े नाले जितने हैं एक ही जगह संग्रह होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस तरह मान लीजिए कि आपका नदी बन गई या नाला तैयार हो गया तो उसको किस तरह से अपन नदी में बदलेंगे, नदी में बदल जाएगा। ये चीज ये चित्र दिखा रहा है। मान लीजिए अगर इसी नदी को डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया, बांध बना दिया, तो इस नदी का बहाव रुक जाता है, वेलोसिटी एकदम कम हो जाती है और इसके पीछे एक रिजर्वायर का निर्माण शुरू हो जाता है, मतलब इसमें एक जलाशय बन जाता है। एक बड़े से जलाशय का निर्माण ये सभी के लिए बहुत उम्मीद की किरण होता है, क्योंकि आसपास के सभी एरिया के अंदर जो है उम्मीद की किरण दौड़ जाती है, क्योंकि हमें कई कामों में इसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। क्योंकि हमारी सिचुएशन आपने इंडिया में देखा हुआ सिचुएशन, कहीं तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं बारिश बहुत कम होती है। जहाँ जरूरत होती है पानी मिल नहीं पाता है, जिस समय जरूरत होती है उस समय पानी नहीं मिल पाता। तो जरूरी है कि हम स्टोरेजेस बनाएं, और हमने बनाए भी हैं। इंडिया में आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी बहुत स्टोरेज बने हैं और उस वो स्टोरेजेस को हमने एक टेम्पल की तरह माना है। मतलब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि ये जो है हमारे डैम जो है हमारे टेम्पल हैं। तो डैम के अंदर जो रिजर्वायर जमा हुआ है वाकई में वो एक मंदिर है, वो उसके थ्रू हमारे हमारी जो आशा है ये पूरी होती है। तो ये जब रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है, लेकिन रिजर्वायर क्रिएट होने के बाद क्योंकि यहाँ सारी वेलोसिटीज लो हो जाती हैं तो इसके आसपास में सेडिमेंट जमा होना शुरू हो जाता है। अब ये सेडिमेंट जो होता है धीरे धीरे रिजर्वायर के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि चारों तरफ से मिट्टी है, चारों तरफ से कंकड़ है, चारों तरफ पत्थर है, ये सारे आकर के रिजर्वायर की पेरीफेरी पे जमा हो जाते हैं। और जब ये रिजर्वायर के अंदर जाते हैं तो आप खुद ही जान सकते हैं कि ये चित्र से समझ में आ रहा है कि जलाशय की क्षमता में
कमी आ जाती है। अब ये जलाशय जो आपने देखा, ये कई तरह के शेप के हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ, मैं दो प्रकार के जलाशयों पे मेन आपको बताने जा रहा हूँ। एक होता है एलोंगेटेड शेप रिजर्वायर, मतलब लंबाकृति रिजर्वायर, जो नदी के अंदर ही नदी का जो बैंक्स रहते हैं उसके विद इन द बैंक्स ही, और थोड़ा सा ऊपर समझिए, उस वो जमा होता है और लंबाई की आकृति में जमा होता है उसका। और एक होता है फैन शेप रिजर्वायर, जो कि पंखे के आकार का रहता है। वो चारों तरफ के 4-5-6 ट्रिब्यूटरीज जो रहती हैं उससे पानी आता है, और उसकी वजह से उसका शेप जो है वो आता है। तो एक फैन शेप रिजर्वायर जो पंखाकार जलाशय होता है, वही इसमें शामिल होता है। ये दो खासकर जो दो एक्सट्रीम एंड है, एक लंबाकृति रिजर्वायर और एक पंखाकार रिजर्वायर, ये दोनों भी जो है आपके अभी इस में हम लोग ले रहे हैं। मैं बता दूं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिपॉजिट हुआ है डैम के पीछे अपने क्रिएट किया, उसी को हम रिजर्वायर कैपेसिटी को हम क्षमता बोलते हैं, जिसके बारे में मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ये क्षमता जनरली हम लोग मिलियन मीटर क्यूब में नापते हैं। जो उसका वाटर स्प्रेड दिखाई दे रहा है आपको, उसको हम लोग स्क्वायर किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन क्षमता नॉर्मली हम लोग मिलियन मीटर क्यूब में, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो WRD डिपार्टमेंट है, हमारे ऑफिसर्स भी हैं WRD डिपार्टमेंट्स, तो वो सभी इस चीज को जानते हैं। बेसिक चीजें हैं क्योंकि जूनियर ऑफिसर्स भी हैं, इसलिए ये बेसिक चीजें बताना भी जरूरी है। तो ये ऊपर का एरिया आपको दिख रहा है, जो टॉप प्लान दिख रहा है, इसका मतलब वो उसकी स्क्वायर किलोमीटर में हमें एरिया दिख रहा है। उसके डीप में जो संग्रहण हुआ है, जो क्षमता, उसको हम बोलेंगे क्षमता, उसकी कैपेसिटी डेवलप हुई है, डैम की कैपेसिटी डेवलप हुई है। नाउ अगर हमें एक रिजर्वायर बनाया है, तो हमारे रिजर्वायर का काम क्या है, क्या क्या चीज वो देना चाहते, हमें इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले तो सिंचाई आ जाती है, उसके बाद आपका इरिगेशन के लिए हम लोग जैसे करते हैं, उसके बाद वाटर सप्लाई के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हमें चाहिए, पावर जनरेशन चाहिए, विद्युत उत्पादन चाहिए। कभी कभी कई जगह पर इतनी बाढ़ आती है कि हमें कंट्रोल उसी से करना पड़ता है कि हम डैम बनाए, उसमें फ्लड मॉडरेशन के लिए हम उसको यूज करें। और कभी कभी हम लोग मछली पालन के लिए भी उसका उपयोग करते हैं, इंडस्ट्रियल उपयोग करते हैं, रिक्रिएशन के लिए भी करते हैं। कुछ रिजर्वायर्स को इनलैंड नेविगेशन के लिए, अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऐसे कई मैंने कुछ यहाँ जॉट डाउन किए हैं। हम कई मल्टीपर्पज रिजर्वायर जो बनाते हैं, कई हमारे उनको बनाया जाता है। नाउ पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है, जो हमारे साथ तो और मेरे साथी जुड़े हुए हैं अदर देन सीनियर ऑफिसर्स, उनको मैं बता दूं कि ये रिजर्वायर के लेवल किसी भी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन लेवल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप SRS टेक्निक से काम करेंगे, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक से काम करेंगे, तो इनके लेवल की जानकारी होना हर एक व्यक्ति को या इंजीनियर को जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे रिजर्वायर क्रिएट होता है, ये टॉप अप डैम है, मैंने कुछ 50 मीटर का 100 मीटर का डैम बना दिया, उसके पीछे ये रिजर्वायर जमा हो गया। ये जो है इसका जो रिवर बेड कहते हैं, नदी का तालाब, ये नदी का तालाब आपको दिखाई दे रहा है। जब इसकी कैपेसिटी क्रिएट हो गई, यहाँ तक पानी भर गया, तो हम इस लेवल को तो बोलेंगे, जो बीच का लेवल आपको दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे फुल रिजर्वायर लेवल। मतलब जो हमने सोचा है कि जलाशय इतना भरना चाहिए, जो हमारी कैपेसिटी है, इसको हम बोलते हैं फुल रिजर्वायर। लेकिन अगर फ्लड मॉडरेशन की हमने जगह रखी है, तो फ्लड एकोमोडेशन करने के लिए हम थोड़ा सा लेवल रखते हैं, फ्लड एकोमोडेशन के लिए भी। तो ये जो लेवल होता है इसके, ये दो लोगों के बीच में, इसको हम बोलते हैं फ्लड स्टोरेज। तो फ्लड स्टोरेज का टॉप लेवल जो होता है उसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम वाटर लेवल, और जो हमारा जो लाइव स्टोरेज का टॉप लेवल होता है उसको बोलते हैं फुल रिजर्वायर। ठीक है, तो जो हमारा फुल रिजर्वायर लेवल है, उसके नीचे भी एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं हम मिनिमम ड्रॉडाउन लेवल। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस लेवल से नीचे जनरली हम वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स या इरिगेशन इंजीनियर्स, हम इस लेवल से नीचे रिजर्वायर को खाली नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये भंडारण क्षमता जो है हमने डेड कर दी, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मली इसमें या तो सिल्ट होता है, या फिर इस पानी को हम ऐसा रखते हैं कि इस पानी को बहुत ही जरूरत पड़ने पर उसको यूज करते हैं। यहाँ पर गेट्स होते हैं जिससे हम सिल्ट क्लियर भी कर सकते हैं। ये जो मिनिमम ड्रॉडाउन लेवल होता है, इसको हम नॉर्मली डेड स्टोरेज कहते हैं, उपयोग में नहीं लाते। लेकिन फुल रिजर्वायर लेवल से लेकर के, और ये दूसरा जो आपका रिजर्वायर लेवल है मिनिमम ड्रॉडाउन लेवल,
ये दोनों लेवल के बीच का जो है इसको लाइव स्टोरेज बोलते हैं, इसको यूजफुल स्टोरेज बोलते हैं। इसी को हम अपने सभी पर्पस के लिए, चाहे वो इरिगेशन हो चाहे वाटर सप्लाई हो, सभी पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसके ऊपर का जो पानी है, फ्लड स्टोरेज जिसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम वाटर लेवल और फुल रिजर्वायर के बीच का होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लड स्टोरेज, जो कि जब जब बहुत ज्यादा फ्लड आएगा उसको एकोमोडेट करने के लिए हमने ये कैपेसिटी रखी है। ये भी बहुत जरूरी होता है, कई डैम में होता है, ऐसे कई पर्पस होते हैं। लेकिन ये जो यूजफुल स्टोरेज कैपेसिटी है या लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है, इसी को हम सारे पर्पसों में पर्पस के लिए एलोकेट करते हैं। मतलब एलोकेट करते हैं मीन्स, मैं अगर ऐसा बोल सकता हूँ कि 5% मैंने वाटर सप्लाई के लिए दिया है, हो सकता है 10% मैंने खेती के लिए दिया होगा, 20% मैंने पावर के लिए दिया होगा, एंड इसी तरह से सारी चीजों के लिए धीरे धीरे एलोकेट किया होगा। मतलब टोटल पानी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मेरा एलोकेशन रहेगा जब भी मेरा डैम क्रिएट होगा। लेकिन जब ये भी जानना जरूरी है कि अगर मेरा डैम क्रिएट हुआ है तो इसमें सेडिमेंट आने के चांसेस है, तो मुझे सेडिमेंट भी समझना चाहिए कि सेडिमेंट क्या चीज है। तो हर वो तिनका जो कि इसमें हमारे रिजर्वायर में जमा हो रहा है, अदर देन बायोलॉजिकल, वो सारी चीजें, चाहे वो पत्थर हो चाहे मिट्टी हो, मतलब सिल्ट हो सकता है, आपका बोल्डर्स हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, ये सारी चीजें जो कि कैचमेंट में पानी के साथ बह करके रिजर्वायर में जमा होती हैं और रिजर्वायर की कैपेसिटी को कम करती हैं, रिजर्वायर की क्षमता को कम करती हैं, वो हमारे लिए सेडिमेंट है। वो सारा का सारा सेडिमेंट कहलाता है। तो ये आप देख रहे हैं सेडिमेंट के रूप आप दिखाई दे रहे होंगे। ये सारी चीजें जो है हमें कैचमेंट के थ्रू जब पानी बहता है तो उसके साथ साथ बह करके इसमें हमारे जलाशय में आ जाती हैं और हमारी क्षमता को कम करती हैं। ये सेडिमेंट आता कहाँ से? ये सेडिमेंट आप खेती में पानी डालते हैं या कहीं मैदान होते हैं, बड़े बड़े एलुवियल प्लेन्स होते हैं, उनके शीट इरोशन से आता है। बहुत सारी आपने देखी होगी कि बहुत सारे जो मड के ये गलियां होती हैं, जो गली इरोशन बोलते हैं, जैसे कि चंबल में है आपकी, तो कटाव जो होता है पानी का उसमें गली जैसी डेवलप कर देता है और उसके वेलोसिटी फोर्स से वो गली इरोड हो करके और उसमें जो मट्टी होती है, महीन मट्टी होती है, वो घुलती जाती है और वो सेडिमेंट बन के हमारे रिजर्वायर की क्षमता कम करती है। कभी कभी जो स्ट्रीम चैनल होती है, जो रिवर खुद होती है, उसके बैंक्स भी इरोड होने लगती हैं वेलोसिटी की वजह से या ज्यादा पानी आने की वजह से या उसके नेचर की वजह से। बेड भी इरोड होता है कई बार, उससे भी मट्टी आ सकती है। मास मूवमेंट हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, एवलांचेस हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। तो मास मूवमेंट होता है मट्टी का, जो कि अपने रिजर्वायर की तरफ आ सकता है, रिजर्वायर की क्षमता को कम कर सकता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आपको मालूम है, हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा चल रही हैं कि उसकी वजह से भी ये मतलब हमारा जो सेडिमेंट है बहुत सारा जाता है, तो रिजर्वायर में जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये सारी चीजें आकर के हमारे रिजर्वायर की क्षमता को कम करती हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो इसी तरह से ये जैसे मिट्टी यहाँ पर जो है लूज मिट्टी होती है या फ्रेश रॉक्स होती हैं, उसके टूटने की वजह से ये जो मिट्टी है हमारे रिजर्व में जाती है। या ये जैसे फ्लड आ गया, एकदम से फ्लड के साथ में वेलोसिटी के साथ में बहुत सारी शीट इरोजन होकर के जा सकता है। हम लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती की वजह से भी यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है फ्लो के साथ में वो मिट्टी निकल जाती है। और उसके अलावा आप देखेंगे अर्थक्वेक की वजह से भी ये मिट्टी इसके अंदर रिजर्वायर के अंदर जा सकती है। लैंडस्लाइड होते हैं, लैंडस्लाइड से जा सकती है। हवा तेज चलने की वजह से बहुत सारी रेत या मट्टी उसमें रिजर्वायर में जा सकती है। कभी कभी स्ट्रीम चैनल इरोशन होता है, तो वो उसकी वजह से भी, हैवी वेलोसिटी की वजह से भी नदी में या कटाव आ जाता है या नदी डाइवर्ट हो जाती है, वहां से बहुत सारी मिट्टी लेकर के वो जमा होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन अपने को ये ध्यान होना चाहिए सोर्स कौन सा है, हमारा कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैं ये सब चीजें आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दीज आर ऑल सेडिमेंट विच आर, जो कि हमारे क्षमता को कम। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि जो सेडिमेंट तो हम जान गए, लेकिन व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ये सेडिमेंट मूव होगा और आपके रिजर्वायर में जमा होगा, तो इट्स अ प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट डिपॉजिशन क्या होगी? ये होगी आपका सेडिमेंटेशन। लेकिन इसके पैटर्न को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी नदी बहती है उसका एक अपना स्लोप होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, नदी का स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से ये स्लोप है इसका नदी का। तो इस स्लोप की वजह से ये सारा पानी
इस रिजर्वायर में आता है, जमा होता है, हमारा लाइव स्टोरेज क्रिएट करता है, फ्लड स्टोरेज क्रिएट करता है, हमारा एमडीडीएल बनाता है, हमारे एफआरएल पे हमें पानी मिलता है। लेकिन उसके साथ-साथ सेडिमेंट भी मूव होते हुए धीरे-धीरे रिजर्वायर में आता है। अब ये रिजर्वायर के अंदर जो सेडिमेंट आ रहा है, इसका मूवमेंट डिपेंड करता है कि जिस समय पानी रिजर्वायर में भर रहा है, वो किस वेलोसिटी से भर रहा है। अगर स्लो भरेगा तो ये लाइव स्टोरेज में रह जाता है, अगर फास्ट भर रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा तेज है तो डेड स्टोरेज में आके जमा हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें ओवर द ईयर्स होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में, एक ही बार की बारिश में आके जमा हो जाएगा। धीरे-धीरे ये सेडिमेंट जो है, ये आप देख रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ वाटर है, डिस्चार्ज ऑफ सेडिमेंट है। ये दोनों मिलकर के इसको धक्का दे करके यहाँ पे लाते हैं, ये पूरा वेज ब्लॉक रहता है, वेज ब्लॉक जो है धीरे-धीरे ट्रांसफर होता है और ये जो है अपने क्षमता को एनक्रोच कर रहा है। क्लियर कट देख रहे होंगे कि मेरी ये जो 100% रिजर्वायर कैपेसिटी बनी हुई थी लाइव स्टोरेज की, ये करीब-करीब मेरी 30% के आसपास ये रिजर्वायर की कैपेसिटी खत्म हो गई है बिकॉज़ ऑफ द सेडिमेंट, कि पूरा सेडिमेंट इसमें जमा हो गया। हमने डेड स्टोरेज प्लान किया था, हमने डेड स्टोरेज ये सोच के प्लान किया था कि इस एरिया का सेडिमेंट इंडेक्स इतना है, इस रेट से सेडिमेंट अंदर आएगा, तो इसलिए मुझे इतनी कैपेसिटी इस रिजर्वायर के लिए रखना चाहिए, जिसमें कि आगे-पीछे सेडिमेंट उसमें जमा हो जाएगा और मैं उसको स्लुइस गेट से निकाल दूँगा, उसको उस जगह पर रखने के लिए डेड स्टोरेज कैपेसिटी में बनाऊँगा। लेकिन होता क्या है, डायरेक्टली वो कोई भी एमडीडीएल में नहीं है, वो धीरे-धीरे आता है। पहले 10, 12, 20 सालों में तो सेडिमेंट लाइव स्टोरेज में ही रहता है और इसमें हमें जानकारी नहीं होती। सोचते हैं कि ठीक है, सेडिमेंट आ गया, हमारे पास तो बहुत, बट ऐसा नहीं होता। स्टोरेज के अंदर क्योंकि ये सेडिमेंट जमा हो गया है, आप खुद ही देख रहे हैं कि काफ़ी कैपेसिटी आपकी खत्म कर दी है। अब पानी मैंने ड्रिंकिंग वाटर, यही पानी मैंने इंडस्ट्री के लिए भी रखा था, यही पानी मैंने था, इसी को मैंने खेती के लिए रखा था। जानते हैं इंडिया में हर चीज़ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, खास करके खेती के लिए। अगर मैं एलोकेट के बैठ जाऊँगा इंडस्ट्री को, तो खेती के लिए पानी कम पड़ेगा, पीने के लिए पानी कम पड़ जाएगा। तो ये जो एलोकेशंस होते हैं, इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, जिससे कब रिवाइज़ करें, मेरी कैपेसिटी कितनी कम होगी। अगर मैंने 100% कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेशंस कर दिया, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि एज़ एन इंजीनियर आई शुड नो कितनी कैपेसिटी मेरी बाकी है। तो मैं एलोकेशंस में अपना रिडक्शन कर सकता हूँ, जितना एलोकेशंस में मेरे पास एलोकेशंस है, उससे मैं अपना रिडक्शन कर दूँगा। ठीक है, मेरे पास इतना ही पानी है एंड यू कैन शो आल्सो, आप उसको बता सकते हैं कि भई देखिए, मेरे पास पानी की इतनी ही क्षमता बाकी है, अब मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकता। कभी खेती वाले लोग होते हैं, वो आपको परेशान करेंगे भई आप पीने के पानी की सप्लाई में कमी कीजिए, पीने के पानी की उतनी ही ज़रूरत है, इंडस्ट्री को भी उतनी ही ज़रूरत है, पावर को भी उतनी ज़रूरत है। तो जब एलोकेशन होते हैं, तब प्रोपोर्शनेटली उस एलोकेशन को कम-ज़्यादा कर सकते हैं, यदि आपको इसका ज्ञान होगा तो। तो आप एक्सेस कैसे करें? इसको आपको कैसे पता चले कि मेरे इसमें कहाँ सेडिमेंट बैठा हुआ है? इट इज़ इन एमडीडीएल या ये लाइव स्टोरेज में या किस जगह पर? लाइव स्टोरेज में भी है तो किस जगह पर है? जैसे कि आप नर्मदा नदी को देखते हैं, नर्मदा नदी में जो हमारे बांध बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा सेडिमेंट लाने वाला तवा नदी है, तो तवा से सबसे ज़्यादा आ रहा है पानी या किसी और रिवर से जो ट्रिब्यूटरी है उससे आ रहा है पानी आ रहा है या पानी के साथ जो सेडिमेंट आ रहा है वो किस नदी से आ रहा है? तो हम उसके कैचमेंट एरिया को ट्रीट करें। हमें एक जानकारी मिल जाती है कि हमें किस जगह पर हमारा सेडिमेंट जमा होता है और कौन-सी नदी सबसे ज़्यादा सेडिमेंट ले, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कैचमेंट एरिया ठीक कर सकते हैं उसका। हमारी खुद की जो नदी जहाँ से निकलती है, हम उस एरिया के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इस जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी कैपेसिटी कितनी कम हुई है, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक्चुअली आपको बताया था कि हम डिसाइड नॉर्मली इस तरह से करते हैं कि अ, हमें एक आइसोलेशन मैप्स जो सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जारी हुए हैं, वो से एक छोटा-सा मैंने तैयार किया हुआ है, जिसमें पता लगता है कि भई ये जो एरिया जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट जो है आने वाला है। क्योंकि ये टन्स पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर में ये रेट्स हैं, ये 3000 से 2000 तक वैरी कर रहे हैं। लेकिन इस एरिया में करीब 1000 से 2000 के आस-पास गंगा बेसिन जो है, इसमें 2000 से 2500 तक का टन्स पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर सेडिमेंट आने की उम्मीद है। यहाँ ज़रूर जो कुछ प्लेन एरिया है, यहाँ पर 1000 के आस-पास जा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें एक आइडिया, रफ़ आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं बारगी रिज़र्वायर का सर्वे कर रहा हूँ, तो बारगी में कितना सेडिमेंट आने की उम्मीद है? मतलब कितना 1200 टन्स पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से आ सकता है। तो मेरा आज की डेट में इतना, हर साल में इतना सेडिमेंट जमा हुआ है। तो आज की डेट में कितना सेडिमेंट जमा हो गया होगा? एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाएगा क्योंकि ये आइसो सेडिमेशन लाइन्स है, आइसो एरोजन रेट लाइन्स हैं, जिसमें से आप पता लगा सकते हैं। एक रफ़ आइडिया, ये एक मेथड है कि इससे पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये
केवल इनफ नहीं होती, क्योंकि ये अपने कई रिजर्वायर का सर्वे करने के बाद में इसको बनाया हुआ है। अपने को पर्टिकुलर रिजर्वायर के लिए पर्टिकुलर सर्वे करने की जरूरत होती है। ये क्यों जरूरत पड़ती है इतना डिटेल में मैं आपके जाऊंगा नहीं, क्योंकि समय अपने 1 घंटे का ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम मैनमेड चेंजेस करते हैं, नेसेसिटी क्यों होती है सेडिमेंट मैनेजमेंट की, वो जरूरी है क्षमता को आकलन के लिए। और कोई मतलब सेडिमेंट की वजह से हमारा क्षमता कम हो रही है, इसलिए वो जरूरी है कि हम लोग क्षमता के आकलन में इस बात को ध्यान दें। कोई भी मैनमेड चेंज करते हैं तो रिवर फ्लो रेजिम पे उसका असर पड़ता है। और जो अपस्ट्रीम डैम्स हैं, जो रिवर्स या वेजिटेबल्स हैं, वो भी जाते हैं, अगर सेडिमेंट ज्यादा जमा हो जाएगा या मान लीजिए अधिक जल होता है तो तल में कभी-कभी नदियों के तल में भी शुरू हो जाता है। ये सारी बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान में रखना होता है। सेडिमेंट की वजह से और भी दूसरे इफेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, कि मैं क्षमता के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बताऊं कि जैसे ये जो सेडिमेंट है, अवसाद जो है हो रहा है या एरोजन इनकैचमेंट हो रहा है, ये किस वजह से होता है, इनकी विशेषताएं कैसी हैं, कैचमेंट किस तरह का है, कैचमेंट का स्लोप कैसा है, कैचमेंट की आकृति क्या है, क्योंकि कैचमेंट से ही सारा सेडिमेंट बना हुआ है, तो उसकी स्टडी आपको जरूरी होती है। वो कैचमेंट में जो मट्टी है या कैचमेंट में जो सेडिमेंट है, वो उसका प्रकार क्या है, किस टाइप की है, वो मट्टी है, कंकर है या बोल्डर्स हैं, या किस तरह का वो सेडिमेंट है, उसका पता, उसका डेंसिटी क्या है, किस तरह की डेंसिटी है, वहां की ड्रेनेज डेंसिटी क्या है, वहां का जो वेजिटेशन है वो किस तरह का है, वनस्पति किस टाइप की है, जैसे कि उसको सेडिमेंटेशन रोक ले। फिर उसके अलावा आपका रेनफॉल का इंटेंसिटी, रेनफॉल का ड्यूरेशन, वो कितना है, उसका उपयोग क्या है, लैंड क्या है आपके कैचमेंट में। तो जब भी आप क्षमता का आकलन करते हैं, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी मेथड से करें चाहे आप, लेकिन इसके पहले आपको पूरे कैचमेंट की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वाटर सोर्स डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बिना कैचमेंट एरिया के स्टडी के नहीं हो सकता। आपको जो अवसाद, अब इस एक चीज तो ये होगी कि सेडिमेंट पहले तो आपके कैचमेंट से आएगा, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, वो तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए फ्लड डिस्चार्ज कितना है, उसका आपको ये भी पता होना चाहिए ज्योमेट्री कैसी है, तो स्लोप कैसा है नदी का, उसका खुद का बैंक्स एंड बेड कैसे हैं, नदी की उसके सेडिमेंट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से नदी के किनारों पे कितना जमा होगा और कितना आगे जाएगा, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये भी स्टडी के पहले ये सारी जानकारी आपको करना होगा। फिर उसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की जानकारी आपको होना चाहिए, उसके लेटरल वैली स्लोप्स आपको पता होना चाहिए। जो रिजर्वायर बन रहा है उसका जैसे एलोंगेटेड शेप का रिजर्वायर है या फैन शेप का रिजर्वायर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सेडिमेंट कहाँ जमा हो, उसके खुद के रिजर्वायर के स्लोप्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। फ्लो पैटर्न्स कैसा है रिजर्वायर का, उसमें इनफ्लो वर्क कितना आ रहा है, आउटफ्लो कितना जा रहा है, ट्रैप क्षमता कितनी है, ये सारी चीजों पे आपको अध्ययन करना पड़ता है पहले, जबकि आप क्षमता करते हैं उसके पहले। अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको ऐसे सेडिमेंटेशन लाइंस बताई, ऐसे ही हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन से करीब 144 रिजर्व सर्वे हुआ, जिसमें गाइडेंस मिला था कि अगर सबसे ज्यादा आपका रेट होगा, मतलब जो पर क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर जो सेडिमेंट तो रेट सबसे ज्यादा है, आप खुद टेबल में देख रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें शायद कम भी हो सकता है, 0.89 के आसपास है, 0.11 के आसपास है। फिर पैसिफिक रिवर में भी ये एरोजन रेट ज्यादा है। इस ये भी जानकारी हम अपने पास रखें, क्योंकि हमने 124 सर्वे जब रिजर्वायर जब सर्वे किए थे, तो उसके सेंट्रल वाटर कमीशन से जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये टेबल भी बहुत हमें गाइड कर रही है इस एरिया में कितना सेडिमेंट हो सकता है। नाउ अब हम बस कौन कौन सी methods available हैं, इसके काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रीम जो करते हैं हम लोग, जो कि हम वहाँ विश्लेषण करते थे कि नदी में कितना पानी आ रहा है, जलाशय में कितना पानी आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, उसका अध्ययन करते थे। रिजर्वायर कैपेसिटी सर्वे मतलब हाइड्रोग्राफ के भी हम, और ये सबसे पॉपुलर हाइड्रोग्राफिक सर्वे पॉपुलर सही अच्छी भी मेथड है। एम्पिरिकल मेथड्स बहुत सारी मेथड है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कितना सेडिमेंट हमारा रिजर्वायर में जमा हुआ और कब जमा हुआ। मैथमेटिकल मॉडल्स है, मतलब हम मॉडल बना करके और उसमें 1D मॉडल, 2D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग कर करके
करके उसको पता लगा सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स बना सकते हैं, गणितीय प्रतिमान बना सकते हैं, उससे अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के थ्रू इसको किस तरह से आप आकलन कर सकते हैं, मैं उस पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे मैंने बताया कि उसमें आप रिजर्वायर के पे बोट लेकर के बेस और मल्टी बीम और सिंगल बीम सोनार से आपको सर्वे करना पड़ता है और उसके डेप्थ आपको मेजर करनी पड़ती है थ्रू राडार से और थ्रू सोनार आप कर सकते हैं। तो पूरा वो सर्वे होता है जो कि फिजिकली आपको रिजर्वायर पे जाना पड़ता है। रिजर्वायर से बड़े होते हैं कि उसमें जल्दी रिजर्वायर सर्वे करना बहुत मुश्किल होता है और थोड़ी कठिनाइयां भी इसमें आती हैं। इसी तरह से जो डेली मेजरमेंट ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट फ्लो होता है ट्रिब्यूटरीज में या अपस्ट्रीम में, वो फ्लो जो है हमें बारिश के दिनों में करने में बहुत परेशानी होती है कि वो एक्चुअल मेजरमेंट्स लेना पड़ते हैं हमें रिवर फ्लो के, और जिस समय सेडिमेंट वहां पर आता है उसी समय में इतना फ्लो होता है कि किसी व्यक्ति के लिए वहां पहुंचना, सेडिमेंट मेजरमेंट्स लेना बहुत कठिन होता है। तो ये भी टेक्निक जो है थोड़ी सी परेशान करती है, मतलब हम कर नहीं पाते हैं। उसके बाद जब हम इसमें आते हैं एरिया रिडक्शन मेथड, एम्पिरिकल मेथड, ये काफी दिनों तक हम एम्पिरिकल मेथड को ही यूज करते थे क्योंकि इसमें एक सिंपली उन्होंने एक 4 रिजर्वायर्स में बोरलैंड एंड मिलर के ये जो आपने आईएस कोड है उसमें आप देखेंगे बोरलैंड एंड मिलर की जो इक्वेशंस हैं उसमें उन्होंने उसके हिसाब से एक इससे 4 रिजर्वायर में बांटा हुआ है। कोई भी रिजर्वायर को या तो लेक टाइप होगा या फुटहिल टाइप होगा या हिल टाइप होगा या गोश्त रिजर्वायर होगा। ये समझिए कि जैसे मैं आपको बताता था एलोंगेटेड शेप और एक लेक शेप, मतलब फैन शेप। ये इसके बीच में भी 2 कैटेगरी नहीं है, बस 4 कैटेगरी में बांटा है और उन्होंने इस चीज को फिक्स कर दिया है कि लेक का जो शेप होगा और उसका जो स्लोप होगा उसके हिसाब से उसने एक पैरामीटर फिक्स कर दिया कि अगर इसका 3.5 होगा तो उसको ये लेक शेप है, 2 से 3.5 होगा तो उसका हम बोलेंगे फ्लड प्लेन है, 1.5 से 2.5 है तो हिल बोलेंगे और 1.1 से 1.5 है तो गोड शेप। तो इस पैरामीटर को देखते हुए जब हम स्लोप निकालेंगे उसका और स्लोप को हम कैलकुलेट करेंगे तो एम वैल्यू निकाल सकते हैं और एम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे उसने शेप बताया ये जैसे नदी है उसके ये फैन शेप जैसे मैंने बताया था बन रहा है, लेक शेप हो गया आपका, ये बिल्कुल गोड शेप हो गया जो कि एलोंगेटेड शेप रिजर्वायर है, ये इन बिटवीन द टू, दोनों के बीच का एक रिजर्वायर है। अब देखिए आप जब ये इस तरह के रिजर्वायर जो बनते हैं तो इसमें जो मैं आपको लेवल समझा रहा था ये एफआरएल है, फुल रिजर्वायर ये इसका एमडीडीएल है, ठीक है। तो अब ये एफआरएल एमडीडीएल का अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो इसके बाद आप जब स्लोप कैटेगरी ले लेते हैं, स्लोप की कैटेगरी से अगर हमें पता लग जाता है कि भी मेरा जो है ये टाइप 4 लेक है या टाइप 1 लेक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था मेरे लेक का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया हुआ है यहाँ पर, तो ये टाइप 4 जो है मेरा गोश्त टाइप है और टाइप 1 जो है मेरा लेक टाइप है। तो यहाँ पर जाकर के अगर एक बार डिसीजन हो जाता है आपका ये स्लोप्स के हिसाब से वैल्यू का डिसीजन हो जाता है तो आप यहाँ जाकर के इसको डायरेक्टली ग्राफ से पता कर सकते हैं कि हाँ भाई टाइप 4 मुझे जाना है और यहाँ पे मेरा इतना सेडिमेंट जो है एरिया में इतना सेडिमेंट है, ये परसेंटेज सेडिमेंट डिपोजिशन है, ये परसेंटेज रिजर्वायर डेप्थ है। तो ये प्योरली इंपेरिकल मेथड्स है जो कि कई रिजर्वायर से सर्वे के बाद में एस्टेब्लिश की गई मेथड है। ये अप्रोक्सीमेट है लेकिन फिर भी इससे काफी अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। बेस भी है हमारे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का क्योंकि हमें भी आइडिया लगता है कि कौन सी शेप रिजर्वायर पर हमें सर्वे करना है। अब जब हम एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक की बात करते हैं, हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू हमें लेना है तो हमें सैटेलाइट का नॉलेज तो होना जरूरी है, इमेजरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी इमेजरी जो होती है वो इमेज जो है कई छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। अब ये पिक्सल्स जो होते हैं उन वो जो पिक्सल्स होते हैं वाटर पिक्सल्स भी हो सकते हैं, वेजिटेशन पिक्सल भी हो सकते हैं, वो पिक्सल हो सकते हैं, शायद लैंड पिक्सल हो सकते हैं। तो इन्हें इनका अध्ययन होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये चीज ध्यान के जानना जरूरी नहीं कि कितना जलाशय में हमारा सेडिमेंट जमा हुआ, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो जमा हो रहा है वो कहाँ जमा हो रहा है, क्या वो लाइव स्टोरेज में जमा हो रहा है या डेड स्टोरेज में जमा हो रहा है, और लाइव स्टोरेज में जमा हो रहा है तो किस जगह जमा हो रहा है या हमारी कितनी कैपेसिटी को वो एनक्रोच कर रहा है। तो ये 2 चीज जो है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से बहुत अच्छी तरह से आंकी जा सकती है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का बेस मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि जब भी जो सैटेलाइट है जब एक फिगर लेता है तो वो सैटेलाइट के फिगर ये रिजर्व की पेरीफेरी आपको दिख रही ये फिगर आपको दिखाई देगा प्लान में, जबकि ये एक्चुअली इसका यहाँ पर सेक्शन में दिख रहा है। जब बहुत दिनों बाद जब सेडिमेंट इसके अंदर जमा होगा, मतलब समझिए 5 साल के बाद में जब सेडिमेंट जमा होगा तो इसका जो
एरिया है वो एनक्रोच होने की वजह से यहाँ सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है, इस जगह पर आप देखिए इस लाइन में सेडिमेंट जमा है, जिसकी वजह से ये जो एरिया था जो फुल रिजर्वायर लेवल पे एरिया है, ये एफआरएल एरिया है, एफआरएल पे जो एरिया है ये देखिए अब ये रिड्यूस हो गया है, करीब करीब 15% के आसपास ये रिड्यूस हो गया, पूरी पेरी पेरी में सेडिमेंट आके जमा है उस लेवल पर। उस लेवल पे आने की वजह से ये एरिया रिड्यूस होकर दूसरा आ गया, मतलब पहले मेरा अगर A1 एरिया था, अब ये एरिया A2 हो गया, मतलब रिड्यूस हो चुका है, मतलब मेरा अगर मेरा एरिया जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर था तो नाउ ये घट के 9 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक में ये अच्छी बात है कि वो ऊपर से प्लान में एरिया लेता है, और तो क्या जैसे मान लीजिए अगर रिजर्वायर डिप्लीट होता है, ये मेरा एमडीडीएल का एरिया है सपोज, तो एमडीडीएल मेरा पहले ये एरिया दिखाता था, मींस सपोज इट वाज 2 स्क्वायर किलोमीटर, नाउ इट इज शोइंग 1.9 स्क्वायर किलोमीटर आफ्टर 5 इयर्स, इट मींस देयर इज सम डिपॉजिट सेडिमेंट हियर इन दिस। ये आपको प्लान में दिखा रहा हूँ, आपको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगा, स्क्वायर किलोमीटर में कैलकुलेट होगा, सेडिमेंट वॉल्यूम में कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ये आपको प्लान में दिखेगा। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक का बेसिस यही है कि आपको वाटर स्प्रेड एरिया कैलकुलेट करना है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है, आपको केवल इमेजेस लेनी है, इमेजेस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा आगे, इमेजेस लेकर के उसका वाटर स्प्रेड एरिया आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो अभी जैसे आप ये देख रहे हैं, आपने देखा ही होगा सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जब सैटेलाइट चलता है तो व्हाट इट विल टेक, इट विल स्टैंड टू अवर रिजर्वायर, सपोज ये एक इमेज लेता है और वो इस तरह की इमेज उसमें आती है रिजर्वायर के उस समय की, अभी इसमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके बाद सेकेंड टाइम जब आएगा, हो सकता है अक्टूबर में ले रहा है तो ये एक इमेज ले ली उसने, उसके बाद नेक्स्ट जब भी रिविजिट पीरियड होता है उसका 22 डेज में होता हो, या जो भी साइकिल है, नवंबर में आए तो नवंबर में एक रिजर्वायर का फोटो पिक ले लिया उसने, उसके बाद फिर से दूसरे में उसने एक पिक लिया, देन ये और एक पिक लिया जनवरी 2002 में, फिर इस तरह से कई आर्काइव में हमारे पास डेटा होते हैं जो कि रिजर्वायर के आपको लेके जाता है। ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का बहुत बेस है, जो इमेजरी है हमारा, यही इमेजरी से हमें हमारे रिजर्वायर का की क्षमता का मालूम पड़ेगा। वो कैसे पता पड़ेगा, मैं तुरंत बताता हूँ कि टाइम शॉर्ट है, एक घंटे का ही है। ये क्लियर इमेज जो है हमें मिल गई। इसी तरह की जो इमेज होती है जिसमें क्लाउड्स ना हो, कोशिश करना होता है कि इस तरह की इमेज हम कलेक्ट करें। अब मान लीजिए कि अगर मैंने इसको सैटेलाइट इमेज को हम एकत्र कर लिया, तो हमारा ये है कि सारी इमेजेस का वाटर स्प्रेड का डिजिटल एनालिसिस करें हम। डिजिटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो वाटर स्प्रेड एरिया आपका है, उस वाटर स्प्रेड एरिया के अंदर नंबर ऑफ वाटर पिक्सल्स कितने हैं। अगर हम नंबर ऑफ वाटर पिक्सल्स को काउंट कर सकते हैं, तो एक पिक्सल का साइज सपोज 24 मीटर बाय 24 मीटर का है, जो रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो एक अगर हमारा रिजोल्यूशन हमारा 24 मीटर बाय 24 मीटर का है, तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 1000 पिक्सल्स हैं, तो 1000 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 24 बाय 24 कर दिया, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो ये कार्यप्रणाली का मेन स्कोप है कि हम टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को देखें कितने हैं इसमें, वो उसको डालना होता है। मेनली जो इमेजेस हमने कलेक्ट किए हैं वो हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसे ईयर की इमेजेस हम कलेक्ट करें जिसमें कि डेटा जो कलेक्ट हम कर रहे हैं उस पीरियड में हमें सारा डेटा मिल जाए, मतलब हमें फुल रिजर्वायर लेवल भी मिल जाए, उसके बाद अक्टूबर आने के बाद हमने थोड़ा इरिगेशन करा दिया, नेक्स्ट लेवल मिल जाए, जनवरी में हमारा और इरिगेशन हो गया, उसका नेक्स्ट लेवल मिल जाए, मतलब रिजर्वायर धीरे 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 करके डिप्लीट होना शुरू होता है, उसके लेवल डिप्लीट होना शुरू होते हैं। तो हर रिजर्वायर के लेवल पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग वाटर स्प्रेड एरिया हमें मिल जाता है, मतलब वाटर स्प्रेड एरिया मतलब पूरा का पूरा उसका जो प्लान के ऊपर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो मिल जाता है। फिर हम कम से कम एक डेटा सेट, मतलब एक साल में हमको कम से 6 या 7 अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। अगर इमेजेस एक साल में पूरी नहीं मिल रही, सारे लेवल्स की नहीं मिल रही, दूसरे साल की भी इमेज कंसेक्यूटिव वेज की आप इमेज ले सकते हो। उसके अलावा आपके पास ग्राउंड ट्रूथ डेटा भी उस रिजर्वायर के बारे में होना चाहिए, मतलब उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपके पास होना चाहिए, उसका आपके पास में क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, सारी चीजें कंट्रोल लेवल होना चाहिए, तभी इस डेटा को आप एनालाइज कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि पहले तो फील्ड डेटा कलेक्ट करना है, सैलिएंट पिक्चर्स उसके कलेक्ट करना है, उसके जितने भी रिजर्वायर लेवल्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला एरिया कैपेसिटी कर्व कब बना, जब रिजर्वायर जब बना था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कलेक्टेड, मतलब वो सबसे पहले कि वो आपका बेस मैप है, जब आपका सबसे पहला जो बना होगा वो बेस वॉल्यूम है, जिसके ऊपर से आप आगे चलोगे कि मेरे इस वॉल्यूम से कमी कितनी है। इसलिए फील्ड डेटा कलेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद सैटेलाइट डेटा कलेक्शन कीजिए, आप इमेजेस कलेक्ट कीजिए, उसके बाद लिटरेचर सर्वे कीजिए, लोगों से बात कीजिए, पुराने डैम्स में किस तरह के सेडिमेंट डिपॉजिट हुए हैं, उसके आसपास के डैम्स का पैटर्न कैसा है, मेरे सेडिमेंट का पैटर्न कैसा है, ये सब चीजें मैंने बताई थी, उसका अध्ययन कीजिए आप। टोपो शीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिटिशर्स के समय की बनी हुई बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हमारा टूल है वो
उसको उपयोग में लाइए आप। और उसके बाद सारी चीजों का आप इमेजेस, जब इमेज आपके पास आ जाए तो उस इमेज के थ्रू आप पहले एनालिसिस कीजिए, उसका ब्राउजिंग कीजिए, इमेज ब्राउज करके सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसका डेटा प्रोसेसिंग कीजिए। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप इमेज जो लेके आते हैं एनआरएसएस से, एनआरएसएस में काफी इमेजेस अवेलेबल होती हैं आजकल, तो नए तरह की इमेज हो गई हैं जो कि एवरी 5 डेज में भी आपको मिल जाती हैं, एवरी डे भी मिल सकती है आपको इमेज। तो ऐसी इमेज लीजिए जिसमें सारे डेटा आपके मिल जाए, फुल रिजर्व आय से लेकर के और मिनिमम ड्रॉप डाउन और उससे भी नीचे तक अगर आपको इमेजेस मिल जाती हैं तो आप उसको कलेक्ट कीजिए। हर एक इमेज में से आप वाटर स्प्रेड एरिया निकालिए, हर वाटर स्प्रेड एरिया में से पिक्सल का नंबर ऑफ पिक्सल्स निकालिए और उस नंबर ऑफ पिक्सल से आप केवल स्क्वायर मीटर में एरिया कैलकुलेट कीजिए, नथिंग एल्स। कुछ नहीं करना है आपको, मतलब हर एक मीटर के नीचे आपको एरिया मालूम पड़ गया, आप उसको निकाल लीजिए। अब इसको ये पिक्सल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, क्योंकि वो डिटेल पार्ट आ जाता है। तो इसको आप एनालिसिस करके पहले मुझे स्क्वायर मीटर में एरिया बना लीजिए। अब जैसे ये रिजर्वायर दिख रहा है, आप बहुत सारा पेरी पेरी में ये एरिया दिख रहा है, जैसे श्री राम सागर रिजर्वायर जिसकी मैंने स्टडी की। तो इसको आप ये वाले जो वाटर पिक्सल मैं बता रहा हूँ आपको, इस वाटर पिक्सल को इसमें से डेलिनेट करना है, आपको लैंड से हटाना है और इस वाटर पिक्सल के थ्रू आपको इसका स्क्वायर मीटर में एरिया देना है। अभी मान लीजिए मैं इसके एनालिसिस करके निकालता हूँ कि मुझे एरिया कितना हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन वाटर पिक्सल के माध्यम से एक मुझे नया कैपेसिटी कर्व मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, ये तो केवल सेलिंग फीचर है उसके, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मिलेगा। मैंने सारी इमेजेस कलेक्ट कर ली, मैंने 31 मई 2002 की मई से शुरू किया। मई में सबसे कम पानी होता है रिजर्वायर के अंदर, आप जानते हैं उस समय एमडीडीएल और उससे नीचे भी पानी हो सकता है। मार्च में भी काफी कम पानी होता है, फरवरी में भी कम होता है, जून में हो सकता है उस समय बारिश शुरू हो गई, अदरवाइज जून में भी डिप्लीट हो जाता है, लेवल एकदम डाउन होता है क्योंकि जून में बारिश शुरू ही होती है। लेकिन सितंबर में इसमें आपको मिल सकता है, अक्टूबर में नियर टू फुल लेवल मिल सकता है, नवंबर 1-2 मीटर नीचे का लेवल मिल सकता है। इस तरह से आप लेंगे, अगर ये सारी इमेजेस आप देखेंगे, ये अगर मैंने सारी इमेजेरी, तो मेरे पास पूरे रिजर्वायर का एक चित्र सामने आ गया कि हर एक लेवल पे कितना वाटर स्प्रेड एरिया है। ठीक है, अभी जो मैंने ढूंढा है उसके अंदर, इसके लिए मैंने पाथ 99 और 59 के अंदर इस इमेज को ढूंढा था, और इसको एनालिसिस करने के लिए कि इसके अंदर कितने पिक्सल हैं, मैंने एडास इमेजिन एक सॉफ्टवेयर है उसका यूज किया। इजी बेस को भी आप यूज कर सकते हैं। एडास इमेजिन नॉर्मली ग्लोबली यूज होता है, यू कैन यूज दैट सैटेलाइट, उससे आप पता लगा सकते हैं कि वाटर पिक्सल्स कौन से हैं और लैंड पिक्सल्स कौन से हैं, उनको कैसे डेलिनेट करना है, अलग कैसे करना है। फिर जैसे मैंने बताया वो सारी चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये डिटेल प्रेजेंटेशन मैं बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि जल पिक्सल को कैसे पृथक करना है लैंड पिक्सल से, कैसे कौन कौन सी बैंड होती हैं उस सैटेलाइट इमेज में, उसको कैसे दूर कैसे निकालना है, उस बैंड के माध्यम से कैसे पता लगाना है, कैसे केयरफुली उसका डेलिनेशन करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंटिफिकली अगर उसका एनालिसिस नहीं करेंगे आप गलती कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए ये मार्शी लैंड है या ये पानी है। मार्शी लैंड लुक्स लाइक, इसका जो रियल वैल्यू होता है, उसका जो इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल पानी जैसी होती है, तो कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए बेटर है कि पहले हम उस टेक्निक को अच्छी तरह जानें और हम देखें कि वाकई में हमारे जो पिक्सल्स आ रहे हैं वो लैंड पिक्सल्स हैं या वाटर पिक्सल्स हैं। लैंड पिक्सल को वाटर पिक्सल से अलग करके हम वाटर स्प्रेड एरिया निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने अपनी स्टडी में जब इसको वाटर स्प्रेड एस्टिमेशन किया, तो मेरे अभी जो मैं आपको इमेज बता रहा था, इसमें से श्री राम सागर की ये मेरी इमेज है सितंबर की, एफआरएल लेवल की इमेज है। देखिए इसका वाटर स्प्रेड एरिया मैंने डेलिनेट करके यहाँ रख दिया। इसी तरह से उसके नीचे की इमेज थी, 1 मीटर के नीचे ये इमेज मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद इसको डेलिनेट किया, फिर यहाँ डेलिनेट करते करते हर एक लास्ट इमेज में आप देखेंगे बहुत छोटा सा इमेज आपको दिख देता है। इट मीन्स कि वाटर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे डिप्लीट होता है, रिजर्वर वाटर लेवल डिप्लीट होता है, उसका स्क्वायर मीटर में एरिया कम होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस जो इमेज का जो एरिया निकला है और इस इमेज का जो एरिया निकला है, दिस इज नो, ये अपर एरिया है, दिस इज नोन एज ए, आप बोल सकते हैं। इस एरिया को आप A2 बोल सकते हैं। इन दोनों एरिया के बीच में अगर आप एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, रेस्नॉर्डल फॉर्मूला आता है, कोनिकल फॉर्मूला आता है, A1 + A2 अंडर रूट ऑफ A1 A2 H/3 से आप इसको कैलकुलेट कीजिए। इन दो एरियाज के बीच में आपको, ये दो एरियाज जो हैं इसके बीच में आपको एक वॉल्यूम मिलेगा। इस तरह इन दोनों के बीच का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, A2 + A3 अंडर रूट ऑफ A1 A2 A2 A3 इंटू H/3 करके यहाँ का वॉल्यूम निकालते हैं।
इसी तरह हर एक इमेज का आप जब वॉल्यूम निकालेंगे, हर एक इमेज के बीच का वॉल्यूम निकालेंगे, तो टोटल पूरे रिजर्वायर का वॉल्यूम आपको पता लग जाएगा। लेकिन वो रिजर्वायर का वॉल्यूम आज की डेट का, प्रेजेंट डेट का, क्योंकि इमेज आज की डेट में है मेरे पास, ये 2002 को सर्वे किया था मैंने, तो 2002 की डेट का मेरे को सर्वे पता लग जाए कि आज की डेट में हर वाटर स्प्रेड पे या हर लेवल पे, यहाँ पे देखिए लेवल भी लिखे हुए हैं सबके, तो एवरी लेवल पे आज की डेट में वाटर स्प्रेड क्या है, हो सकता है जब रिजर्वायर बना होगा उस समय उसका वाटर स्प्रेड एरिया कुछ और होगा, आज की डेट में अलग है। तो इसका मतलब सेडिमेंट जमा हुआ है, सेडिमेंट की वजह से वो एरिया जो है एनक्रोच हुआ है। तो ये सारी जो वाटर स्प्रेड एरियाज को है, इसको मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा। तो आप जो एरिया कैपेसिटी कर्व बनाते हैं, या आपके पास जो एरिया कैपेसिटी कर्व पुराना है, वो आपको पता होगा कि आप भी हर एक एलिवेशन पे एक एरिया कैलकुलेट करते हैं, हर एक एलिवेशन पे उसका कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक भी वही काम करता है। इसमें भी हर एक लेवल के ऊपर आपको कैपेसिटी मिलेगी। अब इस कैपेसिटी को जैसे मैंने बताया, इस फॉर्मूले से, आप कॉनिकल फॉर्मूले से या इससे कैपेसिटी निकाल लीजिए। वंस आप यू कैलकुलेट द कैपेसिटी, यू जनरेट अ एलिवेशन एरिया कैपेसिटी कर्व, उसको बना लीजिए। और मेरे पास क्योंकि 1970 का था, मेरे एरिया कैपेसिटी कर्व मेरे पास है, मेरे पास 1994 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ था, उसका भी डेटा मेरे पास अवेलेबल था। इन दोनों से उसको कंपेयर कीजिए कि आज की डेट में आपका जो ग्राफ आ रहा है एरिया कैपेसिटी कर्व का, वो ग्राफ और ये ग्राफ सेम है या उसमें कोई चेंज आया है। तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो ग्राफ है, एकदम से ये इसमें सेडिमेंट जमा हो गया, और इसका जो ग्राफ का पैटर्न है ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहले मेरा ये पैटर्न ओरिजिनल जो है 1970 का ये पैटर्न देखेंगे, तो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा क्षमता मिलती थी, जरा से लेवल पे आता, जैसे 1500 का 2000 का लेवल है, मुझे इतनी क्षमता प्राप्त होती थी। लेकिन यहाँ पे एलिवेशन, सॉरी इसमें यहाँ एलिवेशन है, तो समझिए 328 का लेवल, तो मेरी क्षमता थी करीब 1500 के आसपास में, मिलियन मीटर क्यूब में कैपेसिटी है। तो अगर ये क्षमता जो है मेरी हाइड्रोग्राफिक सर्वे का अगर देखेंगे आप, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में वो क्षमता कम हो गई, 1994 में कम हो गई। और वही अभी जो मैं सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से कर रहा हूँ, तो वहां पे और भी ज्यादा कम हो गई है क्षमता। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी क्षमता जो है कहाँ कम हो रही है और कितनी कम हो रही है। ये टोटल वॉल्यूम भी पता लग गया, और किस किस जगह कम हो रही है, किस लेवल पे कम हो रही है, वो भी मुझे पता लग गया। ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इसमें काफी मदद करता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि हाँ ये टेक्निक अच्छी है, लेकिन इसको करते समय जब भी आप इमेज को फाइनलाइज करते हैं कि हाँ इतने नंबर ऑफ पिक्सल इसमें जमा हुए हैं, तो इमेज करेक्शन आपको करना होता है। इसका टेल एंड करेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए यह नदी जा रही है, इसका टेल का कनेक्शन जो है यहाँ पे ये नदी जा रही है, अगर मान लीजिए ये एफआरएल का पोर्शन नहीं है, तो हमें इसे कट करना होता है। इसी तरह से मान लीजिए ये एक रिजर्वायर, ये देखिए फैन शेप रिजर्वायर, कितना सुंदर रिजर्वायर है। इसमें भी अगर ये चैनल्स जा रही हैं, अगर हमारा पार्ट नहीं है, वो इसका रिजर्वायर का पार्ट नहीं है, कई बार मैनमेड तालाब भी बना देते हैं, जैसे कलकत्ता वगैरह साइड में पॉन्ड्स बनाते हैं, वो रिजर्वायर का पार्ट नहीं होता, फिर भी हम उसको रिजर्वायर में काउंट करते हैं। तो वो सारे करेक्शंस करना, ये एलोंगेटेड शेप रिजर्वायर में जैसे बताया था, ये एलोंगेटेड शेप रिजर्वायर, तो इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है करने में, जबकि फैन शेप रिजर्वायर में बहुत इजीली मिल जाता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ फैन शेप और एलोंगेटेड शेप, क्योंकि जब वैली शेप या एलोंगेटेड शेप रिजर्वायर होगा, उसमें अगर हम इस वाटर स्प्रेड एरिया को देखने जाएंगे, तो सारे वाटर स्प्रेड एरिया लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन जैसे फैन शेप रिजर्वायर होता है, उसमें जरा सा अगर हम नीचे जाएंगे 1 मीटर या 0.5 मीटर भी जाएंगे, वाटर स्प्रेड एरिया एकदम से कम होता है, काफी कम हो जाता है। तो इसलिए वो जरूरी होता है कि अपन ज्यादातर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग को, क्योंकि हम हमारा जो तकनीक है वो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो वाटर स्प्रेड एरिया पे डिपेंड करती है, तो बेटर है कि हम उसी को यूज करें, फैन शेप रिजर्वायर में करें, वो ज्यादा अच्छा है। एलोंगेटेड रिजर्वायर में हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी कर सकते हैं। ये जैसे खड़गवासला डैम है, इट इज ऑल्सो एन एलोंगेटेड रिजर्वायर। ये हमारा एक सैटेलाइट इमेज गिरना रिजर्व है कि महाराष्ट्र की, दैट इज ऑल्सो फ्रेंडशिप रिजर्व। लेकिन इसमें देखिए नंबर ऑफ चैनल्स कितनी है, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर एफआरएल को कट नहीं करता हूँ, हो सकता है एफआरएल का पानी यहीं तक हो, और बारिश की तो मुझे पानी पूरा दिखाई देता है, तो मुझे वहां कट करना पड़ेगा। दिस लेवल एफआरएल लेवल वो मुझे लॉन्गिट्यूडल सेक्शन से, ईच रिवर के लॉन्गिट्यूडल सेक्शन से मिलेगा। ये एरिया में जबरदस्ती इसमें काउंट कर रहा हूँ, जबकि ये इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे सब करेक्शन आपको करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, देखिए आपको यहाँ पे आइलैंड जैसे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, हो सकता है ये आइलैंड ना हो सकता है ये वेजिटेशन हो, फ्लोटिंग वेजिटेशन हो, और इसके नीचे पानी भरा हो। अगर हम इसको लैंड पिक्सल करके अगर यहाँ से हटा देंगे, पता पड़ा उतना हम अपना सोचेंगे कि यहाँ तो सेडिमेंट जमा है। ऐसा नहीं है, ये सेडिमेंट नहीं है, ये हो सकता है फ्लोटिंग वेजिटेशन हो। इसका बहुत ध्यान से अपने को करना पड़ता है, ग्राउंड ट्रूथ लाने पड़ते हैं। हो सकता है यहाँ पे आइलैंड फॉर्मेशन हो गई हो सेडिमेंट की वजह से, वो भी देखना पड़ता है अपने। फ्लोटिंग वेजिटेशन भी हो सकती है, पहले से कोई वेजिटेशन क्रिएटेड हो, वो भी देखना पड़ता है आपको। चैनल्स देखनी पड़ती है, डिस्कंटिन्यूड पिक्सल देखना पड़ते हैं। तो इस तरह से सारे, अब जैसे आपका इंदिरा सागर रिजर्वायर है, इसका मैंने सर्वे किया था, इसका एरिया कैपेसिटी कर्व भी हम लोगों ने जनरेट किया था,
और ये बहुत बड़ा फ्रेंडशिप रिजर्वायर है। इसमें भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना मतलब बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया है। जैसे जायकवाड़ी रिजर्वायर, इट्स ऑल्सो वेरी बिग रिजर्वायर, इसका भी मैंने सर्वे किया हुआ है। तो ये जैसे इसका भी एरिया कैपेसिटी बनाया हुआ है। काफी सारे 20 रिजर्वायर के आसपास पे हमने सेंट्रल वाटर एंड पावर एसोसिएशन के थ्रू ये सर्वे किए थे। वेबकोस में भी आजकल हम लोग इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये सिग्निफिकेंट है स्टडी, इसको बहुत जरूरी करना चाहिए। और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे के मुकाबले काफी इजी है, मतलब आप काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम की बचत होती है, मैन पावर की बचत होती है। आप अकेले बैठ करके इमेजेस कलेक्ट करके कर सकते हैं, आपको साइट पे जाने की जरूरत नहीं होती। ओनली ग्राउंड डेटा इकट्ठा कीजिए और उसको सर्वे कीजिए, है ना? लेकिन इसमें कई कई चीजें ऐसी होती है कि सही कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं इसके अंदर। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं लिमिटेशंस क्या है, कि आप एमडीडीएल के नीचे हमें इमेज प्राप्त ही नहीं होती, कि एमडीडीएल के नीचे रिजर्वायर जाता ही नहीं है, तो फिर इसलिए हमें वो इमेज नहीं मिल पाती। तो हम जो सर्वे करते हैं एफआरएल और एमडीडीएल के बीच के हो जाता है। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे अगर एमडीडीएल के नीचे हो सकता है तो बेटर है, क्योंकि एमडीडीएल में वाटर स्प्रेड एरिया कम होता है। तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी सर्वे करें, बड़े बड़े रिजर्वायर, वर्गीय रिजर्वायर है, जैसे मैंने बताया कि इंदिरा सागर रिजर्वायर, इनमें एमडीडीएल तक तो आप सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से कीजिए, उसके बाद हाइड्रोग्राफिक सर्वे से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड भी आप डेवलप कर सकते हैं और उससे एरिया कैपेसिटी कर्व निकाल सकते हैं। सेडिमेंट कितना जमा हुआ, हमारी क्षमता कितनी कम हुई, उसको आकलन कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यही है कि हमारा कहीं पर फायदे हैं तो कहीं नुकसान भी है, लेकिन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक आज के दौर में सबसे अच्छी टेक्निक है, जिसमें हम क्षमता का आकलन कर सकते हैं। वेबकोस जो है इस वेबकोस जल संधारण में और जल संग्रहण में सबसे आगे है, जल संरक्षण में सबसे आगे है। जल शक्ति मंत्रालय एक अंग है, और इनमें जितने भी रिजर्वायर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि सारे रिजर्वायर्स का हम सर्वे करें, और चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे बाहर हो, तो रिजर्वायर का सर्वे करके हम आज की डेट में पता लगाए कि हमारे रिजर्वायर की कैपेसिटी की क्षमता का क्या स्थिति है, और हम एक नया सेगमेंट इंडेक्स जनरेट कर सके। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत छोटा काम नहीं है। तो सारे रिजर्वायर्स जो हैं, मेरी जैसे स्पीकर साहब हैं, हमारे मेंबर हैं एनबीडीए के, उनसे भी बात हुई है, ठाकुर साहब से बात हुई है, सभी लोगों से बात हुई। मैं चाहता हूँ कि सर आप लोग क्योंकि शर्मा साहब, आईसी शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं इसमें, हमारे सीनियर डॉक्टर अमन शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है ये बताने का कि ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक क्योंकि इजीली हो सकती है, तो हमारे जितने भी रिजर्वायर्स हैं, बड़े रिजर्वायर्स हैं, एटलीस्ट 9 से 10 आपका वर्गीय रिजर्वायर है, जैसे इसको करा लें, बारहमा रिजर्वायर है, इंदिरा सागर रिजर्व, इसको रीसर्वे करा लें एक बार, जिससे हमें पता लगे कि इसमें क्षमता कितनी रह गई है, हमारी कैपेसिटी कितनी रह गई है, और जो लिमिटेशंस हैं उसको अभी नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़े और काम करें। तो जितने भी रिजर्वायर्स हैं उनका सर्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से मैंने ये कंक्लूडिंग रिमार्क बनाए हुए हैं। तो इसको सर्वे जितने जल्दी आप एवरी 5 ईयर कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 5 साल में भी आपने सर्वे नहीं कराया तो बेटर है कि अभी इनको सर्वे करवा लें। वी आर एस्टेब्लिश्ड एमपी, हमारा एस्टेब्लिश्ड ऑफिस है, सारे करीब 17 टाउन्स में ऑफिस है। आप चाहें तो सारे जूनियर इंजीनियर जितने लोग हैं हमारे अधीनस्थ जो इंजीनियर्स हैं, वो इस टेक्निक को सीख लें। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप यहाँ बैठ करके इस सर्वे को कर सकते हैं अगर सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है। हमारे जीआईएस एक्सपर्ट जो हैं, जैसे दुर्गेश हैं या हमारे विजेंद्र हैं, जितेंद्र हैं, ये हेल्प करेंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि वाटर पिक्सल्स को एनालाइज कर सकते हैं। हमारे साथ अलायंस फॉर रिवर्स भी शामिल है, जो कि वाटर का डेटा कलेक्ट कर रही है, और उनको भी ये टेक्निक मैंने बताई थी कि तो ये मुझे समझ में आया कि हाँ, ऑल ओवर इंडिया में जल क्षमता के ऊपर काम होना चाहिए। जल संरक्षण के ऊपर काम तो हो ही रहा है, जल क्षमता पे काम होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम एक एक बूंद हम बचाने के लिए जब बोल रहे हैं कि जल बचाएं और कल बचाएं, हमारे मंत्री श्री भी बताते हैं, हमारे सीएमडी साहब बताते हैं, सेक्रेटरी साहब बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन्हें अगर सपोर्ट करना है, हमारे इस आंदोलन को, जल अभियान के आंदोलन को सपोर्ट करना है, तो हमें जल क्षमता का आकलन करना बहुत जरूरी है। हमारा पात्र कितना बड़ा है, हम किसमें कितना पानी रख सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। पानी आ तो जाएगा, अगर फ्लड में बह गया तो फायदा नहीं, तो उस पानी को हम संग्रह करें, और उस संग्रहण का हमें पता, हमें नॉलेज हो कि हमारे पास कितना बड़ा पात्र है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली इस लेक्चर को सुना। अगला जो मैं आपको पुष्टि करूंगा वो सीधे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से कैसे पिक्सल एनालिसिस करना है, कैसे वाटर स्प्रेड एरिया आना, तो वो उन्हीं की स्लाइड आपको मैं दिखाऊंगा उसी दिन। आज मैंने जनरल आपको बताया, अगली बार जरूर उसके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि एवरी ड्रॉप इज काउंट्स, मतलब हर पानी को बचाना चाहिए।
तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, सेव वाटर, वाटर इज द एसेंस ऑफ लाइफ, और इसलिए आज जल बचाएं, इसलिए अपना कल बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।